डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है राष्ट्र संघ जी के प्रमुख अंग, पार्ट फोर्थ। राष्ट्र संघ के प्रथम 3 पार्टों के अंतर्गत अपन ने राष्ट्र संघ के बारे में विवेचना की है और राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में हमने देखा, पहला साधारण सभा और दूसरा जो थी परिषद या काउंसिल कहलाती। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था थी, शक्तिशाली संस्था थी, लघु संस्था थी। अब इसके कार्य क्षेत्र क्या रहे हैं? इसका पहला कार्य जो परिषद का था, निर्वाचन और नियुक्ति संबंधी, असेंबली के सहयोग से परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति करना, स्थायी सदस्यों की संख्या का निर्धारण करना, महासचिव की नियुक्ति तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के सदस्य और न्यायालय के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना, सभी कार्य ये परिषद के द्वारा किए जाते थे। दूसरा कार्य था इसके आक्रमणकारी राज्यों के विरुद्ध आर्थिक और सैनिक प्रतिबंध लगाना, कि जो भी विश्व में अन्य राष्ट्रों के ऊपर आक्रमण करेगा उस पर आर्थिक और सैनिक प्रतिबंध ये परिषद लगाएगी। तीसरा कार्य था निशस्त्रीकरण के लिए योजना बनाना, कि किस प्रकार से विश्व में अधिक से अधिक जो हथियारों इकट्ठे करने की जो होड़ हो रही थी वो होड़ कम हो जाए और प्रत्येक राष्ट्र निशस्त्रीकरण पर जोर दें। इसके बाद था इसका अगला कार्य कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना। इसके बाद अगला कार्य है संरक्षण व्यवस्था करना, अर्थात जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ उसके द्वारा जो विजेता राष्ट्र थे और उन्होंने पराजित राष्ट्रों के जो प्रदेश थे उनका संरक्षण का दायित्व राष्ट्र संघ के ऊपर सौंपा था। तो उनके प्रदेशों की देखभाल करना, उनके ऊपर कि किस प्रकार से हो रही है व्यवस्था और उनके संदर्भ में वार्षिक प्रतिवेदन पर उन पर विचार करना, ये राष्ट्र संघ के द्वारा ये कार्य राष्ट्र संघ पर सौंपा गया था। इसके बाद हम देखें तो अल्पसंख्यकों के हितों की देखभाल करना। जर्मनी के कई प्रदेशों पर विजेता राष्ट्रों ने अधिकार कर लिया था, वहाँ रहने वाले अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कार्य करने का कार्य राष्ट्र संघ के ऊपर सौंपा गया था। इसके बाद अगला कार्य था कि असेंबली की सिफारिशों को लागू करना और उसके बाद अगला है संविधान का उल्लंघन करने वाले राज्य को संघ से निष्कासित करना। तो परिषद का ये भी कार्य था कि केवल वो नियुक्ति संबंधी कार्य ही नहीं बल्कि राष्ट्र संघ के जो सदस्य हैं यदि वो राष्ट्र संघ के संविधान के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो उन्हें राष्ट्र संघ की सदस्यता से अलग कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि राष्ट्र संघ की जो ये परिषद थी ये व्यवहार में संपूर्ण शक्तिशाली थी और वो असेंबली के मुकाबले में अधिक शक्तिशाली कही जा सकती थी। तीसरा अंग था सचिवालय। सचिवालय जो है आजकल हम देख सकते हैं आधुनिक संसद की तरह था। राष्ट्र संघ के विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए संघ के प्रशासनिक अंग के रूप में जिनेवा में एक स्थायी सचिवालय की स्थापना की गई। राष्ट्र संघ की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था, पत्र व्यवहार आदि सभी कार्य इसके द्वारा संपादित किए जाते थे। सचिवालय का सर्वोच्च अधिकारी महासचिव कहलाता था, जिसकी नियुक्ति असेंबली की स्वीकृति से काउंसिल द्वारा की जाती थी। इंग्लैंड के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ सर ड्यूमंड राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव 1920 से 1933 तक रहे। अब इस सचिवालय का कार्य क्या थे? महासचिव का प्रमुख कार्य सचिवालय के विभिन्न विभागों की प्रशासन की देखभाल करना। तो सचिवालय एक प्रकार का स्थान था और वहाँ पर महासचिव हुआ करते थे और इन महासचिवों के नीचे अनेक अधिकारी होते थे। तो प्रशासन सभी जो संबंधी सभी कार्य ये महासचिव द्वारा कराए जाते थे। ये महासचिव की सहायता के लिए कई सचिव होते थे और अधिकारी होते थे। अब इसके बाद हम देखें राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों के कार्य संचालन में सहायता देने सचिवालय का प्रमुख कार्य था। असेंबली तथा काउंसिल के विचार जो भी विचार के लिए विषय आते थे उनकी सूची तैयार की जाती थी। बैठकों की व्यवस्था करना, बैठकों की कार्य प्रणाली प्रकाशित करना और संधियों को पंजीकृत करना, ये सारे कार्य सचिवालय के होते थे। उसके बाद अगला अंग
हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का विचार राष्ट्र संघ के संविधान की धारा 14 में दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1922 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग में की गई। न्यायालय में 11 न्यायाधीश और 4 उप न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई, जिनका निर्वाचन असेंबली और परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए किया जाता था। राष्ट्रसंघ के विधान के अनुसार निर्वाचित न्यायाधीश 3 वर्ष के लिए अपने अध्यक्ष का चुनाव करते थे और इस प्रकार न्यायालय को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद की सुनवाई करने और उस पर निर्णय देने का अधिकार था। वह विवाद के विषय में असेंबली और परिषद को परामर्श भी दे सकता था। तो इस प्रकार से हम देखें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भी एक व्यवस्था की गई थी। 1940 तक हम देखें तो इस न्यायालय ने 31 मामलों में निर्णय और 26 मामलों में परामर्श दिया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था राष्ट्र संघ के अंतर्गत की गई। धन्यवाद।